हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार स्पेशल चल रहा था जिसमें हम बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य अभी तक देख रहे थे। और बिहार स्पेशल का बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा योगदान होता है। पीसीएस की बात करें तो करीब 35-40 प्रश्न आते हैं जो कि कट ऑफ को निर्धारित करने में बहुत बड़ा हाथ होता है इनका, ठीक है। तो उसमें हम बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य जो देख रहे थे उसके साथ में हम एक करंट अफेयर भी देखेंगे जो बिहार स्पेशल हो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है भाई। वो भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अभी जैसे एग्ज़ाम है, ऐसा एएसआई का एग्ज़ाम है ना बिहार में, तो उन सभी परीक्षाओं, बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो है, अब देख रहे हैं दृष्टि आईएएस जो कोचिंग है ना दिल्ली में, उसकी पीडीएफ से है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक विश्वसनीय संस्था है भाई, है ना, हिंदी माध्यम के लिए खास करके। तो और इसकी पीडीएफ हम सबको दे देंगे, शेयर कर देंगे, आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा उसे और वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिहाज से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन देखिए ज़रूर, ठीक है। देखना ज़रूरी है जिससे आपका बेनिफिट हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और ये हम अगस्त महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4-5 वीडियो बनेगी टोटल, अगस्त से लेकर नवंबर तक का हम बना देंगे। तो अगस्त 2021 का संग्रह है, इसमें हम देखेंगे। इसमें 4 टॉपिक हैं अगस्त वाले में। एक तो है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित हुआ। चर्चा में रहा है कि 27 जुलाई को, याद रखना 27 जुलाई 2021 को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ भाई। प्रमुख बिंदु क्या है, बिहार सरकार के कला संस्कृति खेल युवा मामले के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखना डॉक्टर आलोक रंजन झा जी ने, ठीक है। इस विधेयक के पास होने के उपरांत बिहार देश का छठा राज्य बन गया है। अब ये छठा राज्य बन गया है कि जहाँ खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। उल्लेखनीय, बिहार से पहले गुजरात में, इससे पहले कहाँ कहाँ किस किस राज्य में है भाई, गुजरात में है, पंजाब में, आसाम, तमिलनाडु, राजस्थान में भी है। गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। इस विधेयक के जरिए बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय होगा वो होगा राजगीर, नालंदा में। मुख्यालय कहाँ है, नालंदा में। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से बन रही स्पोर्ट्स अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। वही राजगीर में ही बन रही है स्पोर्ट्स अकादमी। इस विश्वविद्यालय में बिहार राज्य की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण भी रहेगा भाई। बिहार को लाभ क्या मिलेगा, इससे बिहार एक स्पोर्टिंग पावर वाले राज्य में विकसित हो सकेगा। बिहार के खिलाड़ियों को एक बेहतर माहौल आधारित खेल अवसंरचना प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि खेल से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे राज्यों की तरफ से खेलने लगते थे। बिहार राज्य के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण के साथ ओलंपिक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हेतु बेहतर सुविधा मिलेगी। आरक्षित सीटों में से महिलाओं को खेलों के प्रति अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उस प्रकार खेल के क्षेत्र में उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो इससे ये बेनिफिट होगा। कहाँ पे स्थापित हो रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कौन सा राज्य है, किस नंबर का राज्य है, ये इतना जरूर ध्यान रखना है। और किस दिन ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, किसने प्रस्तुत किया था, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, जन्म मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर आएगा भाई। क्या है कि बिहार सरकार ने जन्म मृत्यु का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। आधारित सूत्रों के अनुसार कोरोना काल में मौत के आंकड़े आने में हुई परेशानी के बाद यह निर्णय लिया है कि आईटी विभाग की ओर से यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही इस पर जन्म मृत्यु का ब्यौरा अपलोड होने लगेगा। अगस्त की बात है भाई, ठीक है। इसके साथ ही बिहार जन्म मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा भाई। अगर ये योजना अगर सफल हुई तो बिहार जन्म मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। जन्म मृत्यु का विवरण अपलोड करने की तैयारी नगर विकास विभाग
पंचायती राज विभाग के माध्यम से की जा रही। आंकड़े अपलोड करने का माध्यम वार्ड पार्षद करेंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद के माध्यम से आंकड़ा निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पास आएगी, जिसे वे पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़े वार्ड पार्षद के माध्यम से बीडीओ के पास जाएगा, जिसे जिला की ओर से पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर पुल बन रहा। भाई हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर 2 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण स्वीकृति मिली है। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि में बिहार के हिस्सेदारी से इस पुल का निर्माण हो रहा है। बिहार राज्य पुल निगम करेगा, ठीक है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। झारखंड में गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार में रोहतास जिले में नौहट्टा के पंडुका के बीच यह पुल बन रहा है। कहाँ से? गढ़वा जिला में श्रीनगर है और बिहार रोहतास में नौहट्टा पंडुका। ठीक है, पुल के साथ लगभग 68 किलोमीटर नई सड़क भी बनेगी, ये भी याद रखना। सोन नदी पर है। 210 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 2024 तक यह पुल बनकर तैयार होगा। 2024 तक इसके बन जाने से रोहतास जिले का पलामू से संपर्कता के साथ ही इससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भी जुड़ेंगे। ठीक है, गढ़वा श्रीनगर रोहतास पंडुका के बीच करीब 2 किलोमीटर लंबे पुल के बन जाने से क्या होगा कि गढ़वा जिले के मझियाँ, कांडी, विशुनपुरा, बरडीहा, भवनाथपुर आदि प्रखंड के लोगों को वाराणसी जाने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ पलामू है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला आदि जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों को जीटी रोड पकड़ने या वाराणसी जाने के लिए तीसरा विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। तो किसके किसके लिए सुविधा होगी, कहाँ जाने के लिए कितनी दूरी कम हो जाएगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर बन रहा है, कितना लंबा है, ठीक है, किसके किसके बीच में बन रहा है, ये सब महत्वपूर्ण। इसमें पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हुई। भाई 17 अगस्त को बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। चुनाव जो होगा भैया 11 चरण में, और ये 24 अगस्त को जारी, इसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि इनकी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होती संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी 24 सितंबर को। अब देखिए, पहला चरण जो हुआ है, पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर, ठीक है, और अंतिम चरण का मतदान होगा 12 दिसंबर को। अभी चल रहा है इसका मतलब, ठीक है, आज अभी 10 है। ओके, इस तरह राज्य में करीब 2.5 महीने तक पंचायत चुनाव होगा। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे। गौरतलब है 6 पदों के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इसमें मुखिया, देखिए 6 पद हैं भाई, याद रखना। मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं। पहली बार राज्य में 11 चरण में चुनाव हो रहा है, ध्यान रखना। तो पहला चरण हो रहा भाई 24 सितंबर को, दूसरा होगा 29 सितंबर, तीसरा 8 अक्टूबर, चौथा 20 अक्टूबर, पांचवा 24 अक्टूबर, छठा 3 नवंबर और सातवां 15 नवंबर, आठवां 24 नवंबर, नौवां होगा 29 नवंबर को और 10वां 8 दिसंबर हो चुका है और 12 दिसंबर को होगा 11वां अंतिम। ठीक है, ये हो गया आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे सितंबर का भी देख लेते हैं। ठीक है, अगस्त का कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम सितंबर महीने का देखेंगे और सितंबर 2021 का करंट अफेयर है। थोड़ा सा बड़ा होगा चैप्टर, ठीक है। बिहार स्पेशल यहाँ भी है, सिर्फ बिहार स्पेशल ही रहेगा। ठीक है, तो सितंबर महीने का जो करंट अफेयर, उसका पहला टॉपिक है नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश में 7वां स्थान मिला। पूरे देश में 7वां स्थान किसका है? शेखपुरा का। बिहार में पहला हो सकता है फिर, है ना। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हुआ है मार्च से जून तक की रैंकिंग, बिहार के शेखपुरा जिले को
गुड रैंकिंग के साथ पूरे देश में 7वां स्थान हासिल हुआ। पूरे देश में 7वां, बिहार में पहला है, याद रखना। कोविड कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा जिलेवार रैंकिंग जारी की गई है। शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग को यह उपलब्धि किसमें? मातृ स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए दी गई है। किस क्षेत्र में दी गई भैया? याद रखना, मातृ स्वास्थ्य है, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर, पहला स्थान किसका है? तो ये याद रखना, पूरे भारत में मणिपुर का चांडोल है पहला स्थान। दूसरा स्थान झारखंड का साहिबगंज है और तीसरा स्थान है पंजाब का फिरोजपुर। तीसरे स्थान पर पंजाब का फिरोजपुर है। ठीक है। नीति आयोग के अनुसार कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शेखपुरा की स्थिति दयनीय है। ऐसा नहीं है कि सब में इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। मातृ स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर तो है, लेकिन शेखपुरा की स्थिति जो है कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी स्थिति दयनीय है। रैंकिंग में 7वां स्थान मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से जिला के स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन भी दिया जाएगा स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। बाकी में दयनीय स्थिति है। साराभाई मानद पुरस्कार 2021 मिला है। शिक्षक दिवस पे के अवसर पर भाई सुपर 30 के संस्थापक हैं और गणितज्ञ भी आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने, गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद की ओर से साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 21 दिया गया। तो किसको दिया गया आपको पता हो गया। ठीक है। किसने ये पुरस्कार किसने दिया भाई? तो ये राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद की ओर से मिला है, आनंद कुमार जी को मिला है, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया गया। ठीक है। पुरस्कार का नाम है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार। एनसीटीएस के अध्यक्ष हैं चंद्रमौली जोशी ने बताया एक शिक्षक दिवस के अवसर पर डिजिटल तरीके से एक कार्यक्रम में बिहार के निवासी आनंद कुमार को इस संगठन की आजीवन सदस्यता भी मिली है। इनको आजीवन सदस्यता भी, पुरस्कार तो मिला, आजीवन सदस्यता भी मिल गई एनसीटीएस की। ठीक है। चंद्रमौली जोशी के अनुसार आनंद कुमार करीब 2 दशकों से कमजोर तबकों के बच्चों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले से संबंधित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के लिए कोचिंग दे रहे हैं। उल्लेखनीय है गुजरात के रमन विज्ञान प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने अध्यापकों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए एनसीटीएस की स्थापना की थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो एनसीटीएस की स्थापना किसने की थी? एनसीटीएस का मुख्यालय कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है। आनंद कुमार ने पुरस्कार आयोजकों को धन्यवाद दिया, कहा क्या? तो ठीक है, उन्होंने पुरस्कार लिया भाई, फिर धन्यवाद भी दिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पोटाश और क्रोमियम निकेल के खनन को मंजूरी मिल गई। बिहार में किसको? पोटाश और क्रोमियम निकेल को। बिहार के कौन कौन से जिले? औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश, रोहतास जिले में क्रोमियम तथा निकेल के खनन को मंजूरी मिली है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। औरंगाबाद और गया में पोटाश, रोहतास में क्रोमियम निकेल, यह ध्यान रखना। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित खनिजों की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन 4 ब्लॉक्स में से औरंगाबाद गया जिले के लिए पोटाश के एक ब्लॉक, रोहतास जिले के लिए क्रोमियम निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित है। ठीक है। इन 3 खनिजों के 4 ब्लॉकों में नीलामी की जाएगी। इससे बिहार में रोजगार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में भी आ जाएगा उस समय। पोटाश के द्वारा बिहार के खाद्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार क्रोमियम निकेल आधारित इस्पात उद्योगों के लिए तैयार होने वाले उत्पादों की श्रृंखला विकसित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद गया जिले में पोटाश, रोहतास में क्रोमियम निकेल के भंडार की भारी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। बिहार में देखिए 175 टन भार उठाने वाली कोई क्रेन है भाई बिहार में, उसका डिजाइन किया गया है। जमालपुर
जमालपुर है बिहार में, रेल कारखाना के इंजीनियर और तकनीशियन लोग ने क्या किया, 175 टन भार उठाने वाली क्रेन डिजाइन की है। ठीक है, याद रखना, जमालपुर रेल खाना ने। यह एशिया का पहला रेल खाना है। जमालपुर रेल खाना जो कि बिहार में है, ये एशिया का पहला रेल खाना है, रेल कारखाना है। इसके द्वारा 140 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी विशेषता यह है कि ये 90 डिग्री पर काम कर सकती है। 90 डिग्री मतलब सीधे सीधे, ठीक है, वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड ना सोचिए। जमालपुर से पहले महाराष्ट्र के परेल कारखाने में भी ऐसी क्रेन बनाने की कोशिश की गई थी, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। ओके, अभी तक सिर्फ चीन और जर्मनी में ही ऐसा है कि 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया गया हो। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई फिर शुरू करेंगे DCLR। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई फिर से शुरू करेंगे DCLR। 16 सितंबर 21 को बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता को फिर से जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए अधिकार दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, 8 साल से ये विवाद चल रहा है। ठीक है, अदालती विवाद में सुप्रीम कोर्ट दखल के बाद DCLR को यह अधिकार मिला है। अब DCLR किसी विवादित जमीन के बारे में तय करेंगे कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। ठीक है, जैसे यूपी में 16 अंक की यूनिकोड जारी हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा ये भी। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के जरिए भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। किसको, DCLR को। भाई किसके जरिए मिला है, तो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत। इस अधिनियम महेश्वर मंडल नामक रैयत ने 2013 में पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। ठीक है, महेश्वर मंडल है कोई। 5 साल बाद 18 में क्या हुआ कि हाईकोर्ट के दिए आदेश पर अमल करते हुए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने नवंबर 2018 में आदेश जारी कर DCLR को अदालती सुनवाई करने से रोक दिया था। ठीक है, बिहार के 40 कलाकारों को सरकार ने सम्मान दिया है। देखिए क्या क्या अभी 16 सितंबर को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में बिहार संग्रहालय में आयोजित राज्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राज्य भर के 40 शिल्पियों कलाकारों को 2017-18 के लिए पुरस्कार दिया है। इस अवसर पर क्या हुआ कि उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के हर जिले में एक हस्तशिल्प विकसित करेगी, इसे जिले की पहचान बनाया जाएगा। ओके, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो राज्य पुरस्कार की जो राशि है ना, 22,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी गई, और साथ ही राज्य मेधा पुरस्कार की राशि अभी 11 से 25 हो गई। तो भैया राज्य पुरस्कार की राशि 22 से 50 हुई है और राज्य मेधा पुरस्कार की राशि 11 से 25 कर दी गई, याद रखना। ठीक है, शिल्पकारों की मदद करने के लिए क्या होगा, सरकार ने 1,31,00,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड तैयार किया। अब जो प्राप्त करने वाले कलाकार हैं, राज्य पुरस्कार पाने वाले कलाकार कौन कौन से हैं, हेमा देवी हैं पेपर मेसी के लिए, पवन कुमार सागर मंजूषा कला, सांत्वना सिंह मेटल क्राफ्ट, राजेंद्र शाह लौह शिल्प, पप्पू कुमार सिक्की कला, रुपेश कुमार टेराकोटा, खुशबू कुमारी टिकुली कला, ठीक है, गोपाल प्रसाद काष्ठ कला, गणेश प्रसाद पाषाण कला, नूतन बाला मिथिला पेंटिंग, नलिनी शाह मिथिला पेंटिंग, दिनेश कुमार पासवान मिथिला पेंटिंग, सुरेंद्र पासवान मिथिला पेंटिंग, अंजू देवी मिश्र मिथिला पेंटिंग, इंद्रकांत झा मिथिला पेंटिंग, डॉक्टर रानी झा मिथिला पेंटिंग, ममता देवी मिथिला पेंटिंग, अमित कुमार झा मिथिला पेंटिंग, प्रियांशु कुमार मिथिला पेंटिंग और रोशन कुमार मिथिला पेंटिंग। इन लोगों को मिला हुआ है राज्य पुरस्कार। तो इनके थोड़े से वो भी याद रखना कितने लोगों को मिला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कितने लोगों को राज्य पुरस्कार मिला है, कितने लोगों को राज्य मेधा पुरस्कार मिला है, और नाम तो याद ही रखना है। ठीक है, अब मेधा पुरस्कार जिनको मिला भाई वो है मीना देवी एप्लिक उनका कुछ है, नीलम भारती हैं एप्लिक, रिंकू देवी सुजनी कला हैं, सोनी कुमारी जो है वो सुजनी कला से हैं, कुमारी किरण बेनु शिल्प हैं, जितेंद्र कुमार राय सिक्की कला, दिनेश पंडित टेराकोटा, शिव शंकर पंडित टेराकोटा, सोनी कुमारी टिकुली कला, उमेश ठाकुर काष्ठ कला, रूपा कुमारी जूट शिल्प, विभा श्रीवास्तव क्रोशिया शिल्प,
सुशील विश्वकर्मा बुनाई शिल्प, अनीता पांडे भोजपुरी पेंटिंग, संजीव कुमार झा मिथिला पेंटिंग, पूजा कुमारी मिथिला पेंटिंग, रजनी कुमारी मिथिला पेंटिंग, स्नेहा दास मिथिला पेंटिंग, रंजू देवी मिथिला पेंटिंग और परीक्षण पासवान मिथिला पेंटिंग। तो इनके भी नाम याद रखना और इनकी संख्या याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए 2 कैडेट चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए 2 कैडेट का चयन किया गया भाई। तो क्या है ये राष्ट्रीय सेवा योजना? क्या पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए। हाल ही में 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए पूरे देश से चयनित 30 एनएसएस स्वयं सेवकों ने 2 बिहार के भी इसमें शामिल है, एनएसएस, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित इन 2 कैडेटों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जेपीएम कॉलेज की छात्रा है ममता कुमारी, ठीक है, और मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज के छात्र हैं विशाल राज। इन दोनों को चुना गया है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए, ठीक है। उल्लेखनीय है कि युवक मामला खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रत्येक वर्ष एनएसएस के अति सक्रिय स्वयंसेविका कार्यक्रम पदाधिकारी विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयक को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। पूरे देश में के 30 स्वयंसेवक, 10 कार्यक्रम पदाधिकारी, 2 कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। कितने को किया जाता है? 30, 10, 40, 2, 42, संख्या टोटल 42 की है, याद रखना, ओके। चलिए, ई स्मार्ट सिटी चैलेंज। हाल ही में बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से क्या हुआ? किसने किसने किया? पहले तो ये ध्यान रखना, खाद्य संरक्षा आयुक्त और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सभी जेलों और अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया है। दोनों ने मिलकर किया भाई। इसमें प्रमुख बिंदु है कि अप्रैल 2021 में केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया। अप्रैल 2021 में ईट स्मार्ट चैलेंज शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस चैलेंज में, ठीक है, इस चैलेंज में पटना सहित देश भर के 141 शहर इसमें शामिल हुए हैं। चैलेंज के अंतर्गत क्या होगा? कम से कम 4 कैंपस लगेंगे। कौन कौन से? शैक्षणिक, कार्यालय, जेल, अस्पताल। शैक्षणिक, कार्यालय, जेल और अस्पताल, ये 4 होंगे कैंपस, ध्यान रखना। जहां खाद्य सामग्री बनाने और खिलाने की व्यवस्था है, उनकी 115 मापदंडों के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी। 115 मापदंड तय किए गए हैं और 4 कैंपस तय हैं। 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल और अस्पताल, ये 4 हैं और 115 मापदंड हैं। ऑडिट में भैया 85% अंक अनिवार्य है, ध्यान रखना। इन अंकों के आधार पर ही फसाई द्वारा क्या किया जाए? कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा, ठीक है। इस चैलेंज का उद्देश्य शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने और स्वस्थ खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करना है। देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज। देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज। कौन भाई? हाल ही में बिहार के ही हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो। रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर जिला में हो भैया। कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में, पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में कैमूर में इनकी नियुक्ति हुई है रचित राज की, जो कि देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही हैं। देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए। रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 2018 बैच के हैं, ठीक है। बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही भाई, याद रखना। उल्लेखनीय है कि 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की 2014 में, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में ऐसा हुआ था कि 2014 वाले में कि जो ट्रांसजेंडर है इनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। गौरतलब है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है।
ऐसे में रचित राज्य की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमें ये अधिनियम याद रखने हैं और कहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई ये याद रखना है, ठीक है। कैमूर जिला है भाई, ये ध्यान रखना। पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल क्या है? पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल क्या भाई? बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। क्या मॉडल है भाई? कि रोहतास मॉडल के तहत स्ट्रॉबेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में होता, भाई चारे के रूप में ही होगा। इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती, बल्कि पशुपालकों की चारे संबंधी समस्या का समाधान भी हो जाता है। पशुपालन दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। उल्लेखनीय है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में एक इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। रोहतास के पराली प्रबंधन मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित भी किया गया भाई, याद रखना। इसके अतिरिक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा पराली से बायोचार बनाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए, जिसके तहत पराली को विशेष भट्ठी की सहायता से लगभग 360 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाकर बायोचार खाद का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर भारत में पराली प्रबंधन अत्यंत जटिल समस्या है। दरअसल प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में ऐसा होता है, आप लोग सुने होंगे, स्मॉग की समस्या हो जाती है दिल्ली में। इस सीजन की बात, इसी सीजन में होता है ऐसा, ठीक है। तो रोहतास मॉडल को पूरे बिहार राज्य में विस्तारित करना महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थल, शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थल चयनित किए गए। तो भी क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने क्या किया, छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। 100 स्थल पूरे देश में चयनित है, 5 तो भाई बिहार में ही। शैक्षिक पर्यटन को पर्यटन के एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यटन को शैक्षणिक अधिगम के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक पर्यटन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक, अंतरक्रियात्मक बनाने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना होता है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है एक भारत श्रेष्ठ भारत। याद रखना कि भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक पर्यटन को शामिल किया गया है, जिसके तहत बिहार से 5 स्थल बिहार में कौन कौन से हैं, सासाराम है, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली। तो बिहार में याद रखना सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा और वैशाली को चिन्हित किया गया है। इनके विवरण भी अगर देखें तो उनके विवरण देख लेते थोड़ा सा। इन स्थलों का विवरण देखते हैं। तो जैसे नालंदा की बात करें, 5वीं 6वीं शताब्दी में नालंदा गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के अधीन विकसित हुआ था। एक प्रसिद्ध महाविहार और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये सबको पता होगा। बोधगया, बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विशाल शक्तिशाली गणराज्य था, जहां लिच्छवी शासकों के द्वारा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया था। यही वैशाली में ही हुआ था, है ना। राजगीर बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त लघु शिलालेख से इस क्षेत्र में मौर्य विजय की पुष्टि मिलती है, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान क्या है भाई? हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान किसका है, किस राज्य सरकार का है? तो बिहार का है भाई, याद रखना। अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिला जो रहा भैया उसमें को पहला स्थान मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के बक्सर जिले को पहला स्थान मिला है। अगस्त 2021 में रैंकिंग आई है, ठीक है। यह रैंकिंग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 विभिन्न आयामों के आधार पर प्रत्येक माह जारी की जाती है। हर महीना जारी होती है, ध्यान रखना, 10 विभिन्न आयामों के आधार पर। अगस्त 21 की रैंकिंग बक्सर जिला को राज्य में पहला स्थान मिला, वहीं गया को दूसरा और जहानाबाद को तीसरा स्थान। इस रैंकिंग में शिवहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और पटना को 24वां। शिवहर को अंतिम,
पटना को 24वां स्थान मिला। याद रखना इसको। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, है ना, कहाँ पे? हाल ही में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है कि जहां पर महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया। ठीक है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई गई। 3 महीने के प्रशिक्षण में इन्हें बड़े से बड़े हमलों को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ये लोग एटीएस और एसटीएफ में इनकी तैनाती होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तो रहेंगे, साथ में एटीएस और एसटीएफ में भी इनकी तैनाती होगी। ठीक है। प्रशिक्षण के बाद क्या होगा, इन्हें अवकाश पर भेजा गया था, परंतु अब ये टीम अपनी यूनिट में लौट आई है और अपना कार्य प्रारंभ करने को तैयार है। फिलहाल भैया अगस्त सितंबर का हो चुका है। अब अगली वीडियो जो कल बनाएंगे उसमें अक्टूबर का देखेंगे। अक्टूबर का थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए अक्टूबर एक रहेगा, एक नवंबर का भी रहेगा। ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।